बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। लिसानुल साहब के नए लेक्चर के साथ हम मौजूद हैं। आज का टॉपिक है जनाब रेशो, प्रोपोर्शन, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शनल एंड फोर्थ प्रोपोर्शनल। ठीक है जी, इन सबको हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इनकी क्या क्या डेफिनेशंस है और इनका आपस में क्या रिलेशन है या किस तरह से दूसरे से डिफरेंट है। अच्छा, मैं आपको सबसे पहले एक छोटी सी डेफिनेशन बता दूँ रेशो से, और यहीं से स्टार्ट करूँगी। वो इसलिए भी कि जो स्टूडेंट्स अभी से ज्वाइन कर रहे हैं और मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को पता भी नहीं होता कि रेशो क्या होती है। और जब कभी स्टूडेंट से पूछा जाए जी रेशो को डिफ़ाइन करें, तो वो कहते हैं जी इस तरह के दो डॉट्स होते हैं उनको रेशो कहते हैं। तो दो डॉट्स इज़ नॉट द डेफिनेशन ऑफ दिस द रेशो। आपने देखा कि ये तो सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंटेशन है, तो कोई डेफिनेशन भी तो होनी चाहिए ना। तो उसके लिए आसान वर्डिंग्स में बता दूँ कि सपोज़ आपके पास कोई सी दो क्वांटिटीज़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके क्लास में बैठे हुए दो स्टूडेंट्स को हम कंपेयर कर रहे हैं। एक स्टूडेंट का वेट और दूसरे स्टूडेंट की हाइट को अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कंपेयर किया जा रहा है, तो ये कंपैरिजन ठीक नहीं है। एक का वेट है, दूसरे की हाइट है। अगर आपने कंपैरिजन लेना है तो लाइक यूनिट्स में लेंगे, लाइक क्वांटिटीज़ का कंपैरिजन लेंगे। लाइक क्वांटिटीज़ का क्या मतलब है? मतलब कि एक जैसी क्वांटिटीज़। अगर एक स्टूडेंट का वेट दूसरे स्टूडेंट के वेट से कंपेयर हो रहा है तो ये कंपैरिजन ठीक है, ठीक हो गया। और अगर एक स्टूडेंट की हाइट दूसरे स्टूडेंट की हाइट के साथ कंपेयर हो रहा है तो ठीक है। अगर आपने एक का वेट एक की हाइट ले ली तो ये गलत कंपैरिजन है, ये लाइक क्वांटिटीज़ का कंपैरिजन नहीं है। अच्छा, अगर आपने एक का वेट कंपेयर कर लिया, वेट ऑफ द फर्स्ट स्टूडेंट, और इसका कंपैरिजन हो रहा है जनाब वेट ऑफ सेकंड स्टूडेंट, ठीक है, तो ऐसा है कि आपने कहना है कि दो क्वांटिटीज़ का कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज़ मेजर्ड इन सेम क्वांटिटीज़ मेजर्ड इन लाइक यूनिट्स। ठीक है, लाइक क्वांटिटीज़ हो लाइक यूनिट्स में, इनका यूनिट भी सेम होना चाहिए। ये क्वांटिटी जो है यही क्वांटिटी है, मतलब वेट का किसी और चीज़ या टेस्ट के किसी मार्क्स के साथ कंपैरिजन नहीं किया जा रहा। ये तो हो गया लाइक क्वांटिटीज़। अब लाइक यूनिट्स क्या हैं? अगर आप एक के वेट को केजी में मेजर कर रहे हो और दूसरी तरफ ग्राम्स में मेजर कर रहे हो, तो अभी भी कंपैरिजन में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा आपको। या तो दोनों को ग्राम्स में कीजिए या दोनों को किलोग्राम्स में कीजिए, या जिस भी यूनिट में पाउंड्स में कर सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि रेशो ऐसा कंपैरिजन होगा दो क्वांटिटीज़ का, लाइक क्वांटिटीज़ होंगी और उनका यूनिट भी लाइक होगा, फिर इस कंपैरिजन को हम रेशो कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक क्वांटिटी का नाम ए है और दूसरी क्वांटिटी का नाम कोई भी बी है, तो ए रेशो बी, दिस इज़ द सिम्बॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशो। ठीक है जनाब, दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ रेशो। अब आ जाते हैं जी प्रोपोर्शनैलिटी क्या होती है। अब आपने देखा यहाँ पे दो क्वांटिटीज़ का कंपैरिजन था, उसको कहते हैं रेशो। अगर आपके पास दो रेशोज़ हैं, एक ए रेशो बी है और एक सी रेशो डी है, दो रेशोज़ हैं, इन रेशोज़ का कंपैरिजन जो होता है उसको कहते हैं प्रोपोर्शनैलिटी, और उसको इस तरह से 4 डॉट्स के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि फर्दर ए रेशो बी ए बाई बी की फॉर्म बन जाता है। इक्वालिटी में चेंज होता है ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन, और ये सी बाई डी आ जाता है। ठीक है जी, और इसको मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका है कि या तो यहीं पे ही ए को डी के साथ यानी एक्सट्रीम वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, और दरमियान वाली दोनों बी और सी यानी मीन वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर दें इक्वालिटी के साथ, या फिर इक्वालिटी बनाने के बाद मल्टीप्लाई करें। देखिए अभी भी ए डी के साथ और बी सी के साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे भी ए डी के साथ और बी सी के साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा है। तो दोनों तरीक़ों से ठीक है। अगर आप इस स्टेप को लिखना नहीं भी चाहते तो कोई इशू नहीं है, इसके बाद डायरेक्टली आप लिख लें ए इंटू डी इक्वल टू बी इंटू सी। ठीक है जी, दिस इज़ प्रोपोर्शनैलिटी। प्रोपोर्शनैलिटी क्या है? दो रेशोज़ का कंपैरिजन। रेशो क्या था? दो क्वांटिटीज़ का कंपैरिजन, जबकि प्रोपोर्शनल क्या होता है? दो रेशोज़ का कंपैरिजन। ठीक है जी, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इन 5 मिनट में ये बात समझ आ गई होगी। अच्छा, अभी मैं चलती हूँ जी अपने असल टॉपिक की तरफ, दैट इज़ कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। नाउ व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूड प्रोपोर्शन? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होता है? कहते हैं जी कि 3 क्वांटिटीज़ आर सेड टू बी। अब आपने लेनी है 3 क्वांटिटीज़। फॉर एग्जांपल ए बी और सी, मैंने 3 क्वांटिटीज़ ले ली। ठीक है, तो कहते हैं कि 3 क्वांटिटीज़ आर सेड टू बी इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में उस वक्त होंगे
अगर रेशो ऑफ द फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म, यानी इन दोनों की रेशो मीन्स ए रेशो बी, आर इक्वल टू द रेशो ऑफ सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म, सेकेंड और थर्ड के साथ ये रेशो बन गई, ठीक है। अगर इस तरह की कंडीशन को कोई भी रेशोज़ कोई भी क्वांटिटीज़ सेटिस्फाई करती है तो हम कहेंगे कि ये क्वांटिटीज़ जो हैं वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में। तो फिर यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया मीन एक्सट्रीम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो a इंटू सी हो जाएगा इक्वल टू बी स्क्वायर, तो ये बनेगा ए सी इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर। अच्छा, यहाँ ये भी नोट करें कि जो b और b जो रिपीटेड वैल्यू थी, क्वांटिटी थी जो मल्टीप्लाई हो रही है, इसको मैंने मीन कहा ना, ठीक है। बाहर वाली जो वैल्यूज़ हैं उनको एक्सट्रीम कहते हैं और ये दोनों मीन है जो कि रिपीट हो रही है, इसको मीन प्रोपोर्शनल b कहते हैं, ठीक है। और जियोमेट्रिक मीन भी कहते हैं, जियोमेट्रिक मीन, इसको आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए अपने पास नोट कर लें कि जो रिपीटेड वाली वैल्यू होती है कंटिन्यूड में, इसको ज्योमेट्रिक मीन भी कहते हैं, ये पूछा जा सकता है। ज्योमेट्रिक मीन की डेप्थ में मत जाइए, फ़िलहाल आपके लिए इतना ही काफ़ी है। आगे जाके इंशाल्लाह जब आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे यूनिट नंबर 6 में तकरीबन, तो वहाँ जाके आपको ज़्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, अब हम कंटिन्यूड प्रोपोर्शन को ज़रा एक एग्जाम्पल से अच्छे से समझ लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं थर्ड फोर्थ प्रोपोर्शनल पे। अच्छा, कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल में मैंने आपको बताया कि ए बी सी तीन वैल्यूज़ होंगी, तो मैं यहाँ पे कोई सपोज कर लेती हूँ हमारे पास कोई भी वैल्यूज़ हैं, क्वांटिटीज़ हैं 4, 6 और 9, ये तीन नंबर्स हैं, तीन वैल्यूज़ हैं, तीन क्वांटिटीज़ हैं। इनको अगर हम कहें कि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हैं, तो मैं ज़रा कंडीशन लगाती हूँ, ये वाली कंडीशन जो मीन वाली वैल्यू है 4:6 प्रोपोर्शनल टू 6:9, ठीक है। अब क्या होगा, मीन वैल्यूज़ और एक्सट्रीम वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 4 इंटू 9 इज़ 36 इक्वल टू 6 इंटू 6 इज़ 36। कंडीशन को सेटिस्फाई किया ना उसने, मीन वाली वैल्यूज़ ने मल्टीप्लाई होने के बाद और एक्सट्रीम वाली वैल्यूज़ ने मल्टीप्लाई होने के बाद जो रिजल्ट्स दिए वो आपस में इक्वल आ गए। इसका मतलब ये है कि 4, 6 एंड 9 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल, ठीक है जी। अच्छा, अब अगर फॉर एग्जांपल इसका कोई ऐसा नंबर आ जाता है, इसको आप मल्टीप्लाई, फॉर एग्जांपल यहाँ कोई 14 आ जाता है, कोई कुछ और वैल्यू आ जाती और दूसरी साइड पे वो इक्वल नहीं हो रहे, तो हम कहेंगे दे आर नॉट इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ठीक है जी। होप्स हो कि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की समझ आपको आ गई होगी। नेक्स्ट है जी हमारा जो टॉपिक मीन प्रोपोर्शन, जिसमें यहाँ पे मैं बात कर रही थी रिपीटेड जो वैल्यू है वो मीन है। इसके लिए भी एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। नाउ देयर इज़ एन एग्जाम्पल फॉर मीन प्रोपोर्शनल। अगर हमारे पास कोई से दो वैल्यूज़ हैं, फॉर एग्जांपल 5 और 15, ठीक है, ये दो क्वांटिटीज़ हैं, यूँ समझे कि ये ए और सी था। अब चूँकि हमने मीन फाइंड आउट करना है, तो इसका मतलब है यहाँ दरमियान में वो मीन वैल्यू जो रिपीट हो रही थी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में, हमें उसको फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट करने का क्या तरीका है, आप खुद से कुछ सपोज कर ले, आप कहें कि जी एक्स हम लेट कर लेते हैं कि वो इसका मीन है। लेट एक्स इज़ द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 5 एंड 15। एक्स जो है वो 5 और 15 का मीन प्रोपोर्शनल है। अगर ऐसा है तो फिर क्या होगा, अकॉर्डिंग टू मीन एक्सट्रीम्स की मल्टीप्लिकेशन जो हमने की, ये दोनों तो एक्सट्रीम वैल्यूज़ हो गई ना, 5 ने मल्टीप्लाई होना है 15 के साथ, और जो हमने लिखा सपोज किया वो x है, तो इसको मैं यूँ लिख सकती हूँ 5 रेशो x प्रोपोर्शनल टू x रेशो 15। ये दोनों आपको एक्सट्रीम दी हुई हैं, ठीक है, ये उसने बोला नहीं है। जब आपसे मीन पूछ रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि वो एक्सट्रीम दी हुई है और आपने मीन फाइंड आउट करना है। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 5 इंटू 15 और x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको मैं लेफ्ट साइड पे ले लेती हूँ x स्क्वायर। तो इसको फाइंड आउट करें तो x स्क्वायर इज़ इक्वल टू 75 एंड x इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 75 को मज़ीद अगर आप सिंप्लीफाई करें तो 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3 बन जाएगा विद प्लस माइनस साइंस। तो ये x की जो भी वैल्यू आई है, वट एवर द वैल्यू इज़, दिस इज़ एक्चुअली द मीन प्रोपोर्शनल, ठीक है। आप खुद से सपोज कर लेंगे और फिर उसको इसके अकॉर्डिंगली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है जी। अब आ गया हमारा नेक्स्ट टॉपिक, थर्ड प्रोपोर्शनल।
आपने क्या करना है थर्ड प्रोपोर्शनल के लिए, इसी तरह से आपको दो क्वांटिटीज़ कोई सी भी दी जाएंगी। फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाता है जी कि ए और बी दो क्वांटिटीज़ हैं, आप इसका थर्ड प्रोपोर्शन, आप देखिए जब आपको मीन कहा गया था फाइंड आउट करें तो आपने इनको एक्सट्रीम कंसिडर किया और मीन चूँकि दरमियान वाली वैल्यू होती है वो फिर आपने एक्स को यहाँ पे सपोज किया, लेट किया। अब आपसे कह रहा है थर्ड प्रोपोर्शनल, तो लाजमी बात है दरमियान वाली तो मीन वैल्यू को तो थर्ड प्रोपोर्शनल नहीं कह रहे, नाम से ज़ाहिर है जो तीसरे नंबर पे क्वांटिटी आ रही होगी तो आप वहाँ से खुद से लेट कर लेंगे कि लेट एक्स बी द थर्ड प्रोपोर्शनल। फिर उसके अकॉर्डिंगली उसकी प्रोपोर्शन कैसे बनानी है इसको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें वो ये कहता है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड ए बी सी, ये दो क्वांटिटीज़ हैं और आपसे ये कहता है कि इन दो क्वांटिटीज़ के लिए एक थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करें, ठीक है। तो आपने क्या कहना है सबसे पहले कि लेट एक्स बी द थर्ड प्रोपोर्शन या थर्ड प्रोपोर्शनल। सिर्फ एक पॉइंट जो जहन में रखने वाला है वो जो ज़रूरी है इंपॉर्टेंट है वो ये कि इस x जिसको आप सपोज कर रहे हैं उन दोनों क्वांटिटीज़ के दरमियान में रखना है, बाद में रखना है या किसी चौथी जगह पे रखना है, ये बस सोचने की ज़रूरत है। बाकी आपको प्रोपोर्शन बनानी मेरे ख्याल से समझ आ गई होगी। अब चूँकि मैंने कहा ना ये थर्ड है तो इसको थर्ड नंबर पे कैसे रखेंगे। अगर ये थर्ड है इसको मैं यूँ लिखूँगी ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी सी, ठीक है, और x, ठीक है। अब ये वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में बन गए तो तीसरे नंबर वाला कैसे निकालेंगे, हमेशा मीन वाला रिपीट होता है, ये बात पहले भी डिस्कस हो गई। आपने क्या करना है ए स्क्वायर बी स्क्वायर की रेशो बना लेनी है ए बी सी यानी दरमियान वाली क्वांटिटी के साथ और फिर उसको इक्वेट कर देना या प्रोपोर्शनैलिटी बना लेनी है ए बी सी की x के साथ, ठीक है जी। यूँ आपने थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करना है। तो ये क्या हो जाएगा, अब मल्टीप्लाई करेंगे जब आप मीन और एक्सट्रीम के साथ तो क्या होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू ए बी सी इंटू ए बी सी, दैट इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है जी। अच्छा अब यहाँ से आपने x को इवेलुएट करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है तो x को आइसोलेट कर दें, अकेला रहने दें और ए बी स्क्वायर सॉरी ये ए स्क्वायर था, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इसको शिफ्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे आने के बाद ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है, एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर डिनोमिनेटर में, ए स्क्वायर बी स्क्वायर विल कैंसिल आउट ईच अदर एंड एक्स इज़ इक्वल टू सी स्क्वायर इज़ योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो थर्ड प्रोपोर्शनल अगर ये दो क्वान्टिटीज़ हों उनके लिए थर्ड प्रोपोर्शनल जो है वो एक्स है यानी कि सी स्क्वायर है, ठीक हो गया जी। ओके अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फोर्थ प्रोपोर्शनल। आप देखेंगे जनाब कि फोर्थ नंबर पे जो प्रोपोर्शनैलिटी के लिए एक कंसिडर करनी है हमें वैल्यू या क्वांटिटी, तो उसको किस तरह से लेना है ये भी आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ एक एग्जांपल के साथ। अब देखें अब ना मीन की बात हो रही है ना थर्ड प्रोपोर्शनल की बात हो रही है, अब फोर्थ नाम से ज़ाहिर है इसको किसी चौथे नंबर पर रखा जाएगा, ठीक है। लास्ट टाइम जो मैंने सॉल्व किया इसको मैंने थर्ड नंबर पे रखा बिकॉज इट वाज थर्ड प्रोपोर्शनल। नाउ फॉर फोर्थ प्रोपोर्शनल आपने क्या करना है, जिस x को जिसको आप भी लेट करेंगे उसको आपने फोर्थ नंबर पे रखना है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं जनाब। एग्जांपल में एक कहता है जी क्वेश्चन है आपके पास कि अगर एक क्वांटिटी है a क्यूब माइनस बी क्यूब, कुछ भी दे सकता है, ठीक है, ये फार्मूलाज दे रहा है, कुछ दे रहा है आपकी प्रैक्टिस के लिए कि आपको किस तरह से प्रोपोर्शनैलिटी बनानी आएगी। ये फर्स्ट क्वांटिटी है, मैंने कॉमा लगा दिया, ठीक है, a प्लस बी एक दूसरी क्वांटिटी है, ठीक है, और तीसरी क्वांटिटी उसने खुद से दे दी कि ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, दिस इज़ द थर्ड क्वांटिटी। अब उसने कहा आप फाइंड करें फोर्थ। आप सपोज करेंगे कि लेट एक्स बी द फोर्थ प्रोपोर्शनल या फोर्थ प्रोपोर्शन, ठीक है। अगर x जो है वो फोर्थ प्रोपोर्शनल है तो उसके अकॉर्डिंगली इसको किस तरह से लिखा जा सकता है, देयरफॉर लगा दें, दिस इज़ द सिंबल फॉर देयरफॉर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब फर्स्ट क्वांटिटी रेशो ए प्लस बी द सेकेंड क्वांटिटी प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर द थर्ड क्वांटिटी विद रेशो एक्स, क्योंकि मैंने एक्स लेट किया है कि फोर्थ क्वांटिटी इसलिए मैंने इसको चौथे नंबर पे रखना है, ठीक है जनाब।
और फिर से वही वाली जो आपको मैंने ट्रिक बताई कि आपने मीन एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई करना है। ए क्यूब बी क्यूब मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी ए क्यूब माइनस बी क्यूब मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स के साथ, इक्वल टू ए प्लस बी मल्टीप्लाई हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के साथ। ठीक है, एक्स को आइसोलेट करते हैं क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू चाहिए। यहाँ पे तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, जबकि ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, अब ज़रा आप डिनोमिनेटर पे गौर करें, यहाँ पे फिर से एक फार्मूला बन रहा है जो कि अलजबरा का एक फार्मूला है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब एग्जैक्टली इक्वल होता है जनाब ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसके प्रूफ्स आप लोग 9th क्लास में कर चुके होंगे। अच्छा, अब ये देखिए ये क्या बनता है, आप यहाँ से एक फैक्टर के साथ कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, और आपके पास बच गया ए प्लस बी डिवाइडेड बाय ए माइनस बी। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊँ, स्टूडेंट्स अमूमन क्या करते हैं, कहते हैं जी टीचर ए से भी तो कैंसिल किया जा सकता है, बी को बी से कैंसिल किया जा सकता है। तो मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बता दूँ ये एक अलार्मिंग मिस्टेक होगी अगर आपने इस तरह से किया। उसकी वजह क्या है, तो याद रखिए कि एक न्यूमरेटर के अंदर टर्म्स जब तक ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं वो किसी डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल नहीं होंगी। इसी तरीके से अगर एक डिनोमिनेटर में टर्म्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो वो किसी न्यूमरेटर के साथ कैंसिल नहीं हो सकेंगी। ठीक है, अभी जो मैंने कैंसिलेशन की है ये एक फैक्टर दूसरे फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, अब ये मल्टीप्लिकेशन का केस था तब कैंसिलेशन पॉसिबल हुई। जो ये फैक्टर्स ख़त्म हुए, दो टर्म्स अकेली अकेली आ गई। ठीक है, अब आप कैंसिलेशन नहीं कर सकते। ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने आपको बतानी ज़रूरी समझी। ये वो फोर्थ प्रोपोर्शनल है जी जिसके लिए आप एंड में लिख दीजिएगा, सो द फोर्थ प्रोपोर्शनल इज़ ए प्लस बी बाई ए माइनस बी। ठीक है जी, होप्स हो कि आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। टॉपिक तो ना कहूँ, टॉपिक्स कहूँ, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो डिस्कस हो गई थी। मैंने रेशो और प्रोपोर्शन से इसलिए भी स्टार्ट किया कि चूँकि रेशो एक मुश्किल टॉपिक लगता है स्टूडेंट्स को, रिकॉल भी हो जाएगा। और जो स्टूडेंट्स अभी से ज्वाइन कर रहे हैं मैं उनको सजेस्ट करती हूँ कि इस के लिए आप रेशो और प्रोपोर्शन को पहले अच्छे से समझ लीजिएगा, फिर कंटिन्यूड और थर्ड फोर्थ मीन और बाकी चीज़ें देखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट थ्योरम्स पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज पे जाएंगे। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।